morning to all of you. Sit down, guys. Thank you, sir. Welcome to new class. आज आपका ये न्यू क्लासरूम है। इससे पहले जो है हम लोग ओल्ड क्लासरूम में पढ़ते थे और वहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं आपका क्लासरूम चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट भी मिलेगा आपको पहले से। अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़े हैं। क्लास 12 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और इस टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे STDs वगैरह सब हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कल भी बताए थे, हम प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, उसमें कल जो STDs के बारे में बताए थे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसे कहते हैं और उसमें गोनोरिया क्या होता है उसके बारे में बताया। हालांकि STDs को आपको हम पहले प्रीवियस क्लास में भी बताए हुए हैं कि ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट करने से होता हो, और सेक्सुअल कांटेक्ट भी कैसा, तो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से होता हो, तो इसको STDs कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता हो। नाम से इसका डिफाइन क्लियर है कि ऐसा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता हो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs कहते हैं। इसे BDS भी कहते थे और क्या कहते थे, और STDs का दूसरा नाम, एक था BDS और एक और नाम था, जिसका नाम था RTI। ठीक है, STDs को RTI के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसमें हम लोग कल की क्लास में गोनोरिया को अच्छे से बता दिए थे। ये चलेगा आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि वैसा डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता हो और किसके कारण होता हो, तो ऑब्वियसली ये जो है होता होगा आपको बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया में आपको गोनोरिया के बारे में कल की क्लास में बताए थे। आज पढ़ेंगे सिफिलिस के बारे में समझिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, जैसे कल VVI था। इस गोनोरिया और सिफिलिस दोनों में से कोई एक जरूर आता है एग्जाम में, तो इसमें भी आप VVI लगा देंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफिलिस के बारे में देखते हैं कि सिफिलिस क्या होता है। तो सिफिलिस डिजीज जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, क्योंकि ऊपर में हेडलाइन में ये दिया हुआ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु के द्वारा होता होगा। देखिए, STDs जो है ना, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है और कुछ वायरस विषाणु के द्वारा फैलता है। तो विषाणु के द्वारा, जैसे एड्स था, ये आपको जो है वायरस के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस B वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलने वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। तो फर्स्ट वाला तो गोनोरिया हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिफिलिस में जानिए सबसे पहले, यह जो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरियम से होता है। कल के क्लास में मैंने आपको पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया जो होता है ना, हिंदी होता है जीवाणु, बैक्टीरियम का भी हिंदी जीवाणु होता है। ओके, बैक्टीरियम दोनों का हिंदी जीवाणु होता है। लेकिन ये जो बैक्टीरियम है ना, ये सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरिया का, यानी बहुत सारा बैक्टीरिया एक जगह जमा हो जाएगा तो उसको बैक्टीरिया कहेंगे। अगर कोई सिंगल होगा बैक्टीरिया, एक होगा, तो उसको बैक्टीरियम कहेंगे। तो यह जो है डिजीज ट्रिपोनिमा पैलिडियम के द्वारा होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम के द्वारा होता है। उसके बाद जो है आपको लिखा है कि यह डिजीज जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट मतलब हो गया आपको कि प्रोटेक्ट नहीं किए, ठीक है। प्रोटेक्ट करना मतलब क्या, जैसे कंडोम का यूज करते थे, प्रोटेक्शन मिलता था। तो विदाउट कंडोम का यूज किए हुए जब रिलेशनशिप बनाए और कोई व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, जिसको पहले से सिफिलिस है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, तो ऑब्वियसली यह जो है हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, जैसे गोनोरिया में भी पढ़े थे कि वो जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। उसी तरह से एड्स में भी पढ़े थे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होता है। बट कंडीशन इज दैट कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से जो डिजीज ट्रांसमिट हो उसी को तो STDs कहते हैं ना। तो ये जो है आपको पहला पॉइंट है कि किस बैक्टीरियम से होता है, पूछेगा एग्जाम में, तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। याद रखिएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम से सिफिलिस होता है। क्यों होता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होता है, और जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाता है, यानी विदाउट कोई प्रोटेक्शन का सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया जाए, तो ये डिजीज हो जाता है।
अब इसका पूछेगा कि बताइए आप इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जब से वह डिजीज हुआ, ध्यान से समझिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं, जब से वह डिजीज हुआ तब से बॉडी में लक्षण कब दिखने लगता है, तो लक्षण दिखने लगता है अप्रॉक्स 3 सप्ताह में आपको लक्षण दिखने लगता है, 3 सप्ताह में इसका सिम्टम्स दिखने लगता है। तो अब सिम्टम्स बोलिए, अब बोलते हैं, ठीक है। सिम्टम्स, ये जो आपका सिफिलिस डिजीज है इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स अच्छे से समझिए कि इस डिजीज का सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम्स क्या होगा ना आपको, कि जेनाइटल ट्रैक्ट, जिस व्यक्ति को ये सिफिलिस हो गया उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में लेशन यानी लहसन हो जाएगा। लहसन आप लोग जानते होंगे, ब्लैक कलर का पीच होता है कहीं पे भी बॉडी में, कहीं पे भी होता है धब्बा ब्लैक कलर का, तो उसको लहसन कहते हैं। लेकिन ये लहसन जब जेनाइटल ट्रैक्ट में हो जाए तो समझ जाइए कहीं ना कहीं वो बीमारी का संकेत है। और किस बीमारी का वो संकेत है, तो सिफिलिस बीमारी का संकेत है। लहसन हो जाएगा, जेनाइटल ट्रैक्ट में लहसन हो जाएगा, सबसे पहला तो यही सिम्टम्स है। और भी बहुत सारा सिम्टम्स है, और ये आपको बाद में क्या होता है, ब्रेन और हार्ट को इन्फेक्टेड कर देता है, आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, हार्ट को क्या कहता है, इन्फेक्टेड करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स है, जैसे माइल्ड फीवर। माइल्ड फीवर बोले तो हल्का बुखार, लगातार कंटिन्यूअसली हल्का बुखार होगा सिफिलिस डिजीज में, पता ही नहीं चलेगा कि ये बुखार जो है आपको, ये बुखार टाइफाइड का है कि डेंगू का है कि कालाजार का है। सब टेस्ट करवा लीजिएगा, टाइफाइड का टेस्ट निगेटिव आएगा, डेंगू का निगेटिव आएगा, ठीक है, कालाजार का टेस्ट निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि उसको ना तो टाइफाइड हुआ, ना ये कालाजार हुआ, ना डेंगू हुआ, उसको हुआ क्या है, उस व्यक्ति को सिफिलिस हो गया। माइल्ड फीवर रहेगा, हल्का बुखार रहेगा हमेशा। हेयर लॉस, हेयर लॉस मतलब बाल धीरे धीरे झड़ने लगेगा। वेट लॉस, वजन जो है कम होने लगेगा धीरे धीरे। हेडेक बना रहेगा हमेशा, ठीक है ना, हेडेक बोले तो सर दर्द हमेशा बना हुआ रहेगा, एकदम माथा भारी लगेगा, सर दर्द रहेगा सिफिलिस डिजीज में, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर पेन होता है, जिसको मस्कुल पेन लिखे हैं हम, इसका मतलब होता है मांसपेशी का दर्द, हमेशा ऐंठन रहेगा बॉडी में, ठीक है, एकदम पूरा बॉडी जो है मांसपेशी सब जो है ना ऐंठते रहेगा, समझे। मन करेगा क्या कि कोई यहाँ पे जान दे इधर मांसपेशी में, कोई इधर दबा दे, ठीक है ना। अगर ऐसा हमेशा होता है तो समझ जाइए कि कहीं सिफिलिस डिजीज का ये सिम्टम्स है। ये हो सकता है, इट में भी पॉसिबल और इट में भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको हम पढ़ाए हुए थे इससे पहले, या आप लोग को नहीं बताएं तो जान लीजिए कि मांसपेशियों का दर्द जो होता है हमारे बॉडी में, तो वैसे ऑक्सी श्वसन होता ही है, जिसको हम लोग ऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, ऑक्सी श्वसन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन भी होने लगता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और लैक्टिक एसिड जमने के कारण भी मांसपेशी में दर्द होता है। तो वहां का दर्द, वहां की मांसपेशी का पेन को इससे मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये मांसपेशी का पेन कंटिन्यूअसली बना रहेगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है बॉडी में, जब बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर लेते हैं, कोई जाता है बाबा धाम, वहां से दौड़ते हुए आता है सिंहेश्वर पूजा करने के लिए, है ना, तो उसके मांसपेशी में ऑब्वियसली दर्द रहता है। तब देखते होंगे उसके पांव पे पानी वानी देता है, गर्म पानी देता है, हल्का सुसुम पानी देता है, ऐसे भी पानी देता है, नॉर्मल पानी नहीं देता है। क्यों, क्योंकि उसके मांसपेशी का दर्द समाप्त हो जाए। मांसपेशी में वहां क्या होता है, हमारे हम लोग सांस जो लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट से जो है ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, और लंग्स के बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लेकिन कभी कभी एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, जैसे दौड़ लगा दी है ना, स्पीड में साइकिल चला दी, समझे, कोई मजदूर है, लेबर क्लास का आदमी है, वो ईटा ढोया है, उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता ही है उसके बॉडी में, यानी ऑक्सीश्वसन तो होता ही है। इवन ऑक्सीश्वसन होने के साथ साथ अनऑक्सीश्वसन भी होने लगता है, यानी कि उसमें एनर्जी ज्यादा बनने लगता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी एनर्जी बनने लगता है। तो उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग अनऑक्सीश्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। उस टाइम में भी आपको मस्कुलर पेन देखने को मिलता है बॉडी में, लेकिन वो ठीक हो जाता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ के सिम्टम्स में, सिफिलिस वाले सिम्टम्स में जो मस्कुलर पेन होगा वो कंटिन्यूअसली बना हुआ है, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा हम बताया आपको स्लोन ग्लैंड्स यानी सूजी हुई ग्रंथि जहां भी बॉडी का होगा वो क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। ये सब सिम्टम्स है इस डिजीज का, आसानी से पहचाना जा सकता है।
थेरेपी इसका बेस्ट थेरेपी है, चिंता करने की बात नहीं है। ये डिजीज जो है आपको क्यूरेबल है। क्यूरेबल मतलब समझते हैं, ठीक होने वाला डिजीज है। ये ऐसा नहीं है कि एड्स की जैसे जिसको हो गया अंतिम तक साथ साथ लेके जाएगा, उसको परमानेंट टिकट कटाएगा, ऐसी बात नहीं है। एड्स में तो वो तो नॉन क्यूरेबल डिजीज है, तो ठीक नहीं होता है जल्दी से, समझे। अभी तक इसका जो है इसके मेडिसिन पे रिसर्च जारी ही है। लेकिन ये डिजीज और गोनोरिया जो बताए थे इससे पहले, वो दोनों डिजीज क्यूरेबल है, ये भी ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा? जब आप टेट्रामाइसिन लोगे या पेनिसिलिन का इंजेक्शन, पेनिसिलिन आपको मेडिसिन दवाई के फॉर्म में भी मतलब टेबलेट के फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन के फॉर्म में मिलता है। तो पेनिसिलिन जी करके आता है इंजेक्शन, इसको लेने से ये डिजीज जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन जी करके आता है, ठीक है, ऐसे रहता है, पेनिसिलिन जी रहता है। तो ये इंजेक्शन लेने से जो है वह सिंपल प्लेन पेनिसिलिन भी आता है, तो कोई भी पेनिसिलिन वाला इंजेक्शन लेने से ये ठीक हो जाएगा। बट कंडीशन इज दैट कि अगर वो सिफिलिस जो है वो मतलब कि फर्स्ट यानी कि शुरुआती दौर में होता है ना, शुरुआती दौर में जैसे इसका जो है फर्स्ट सिम्टम्स हुआ, सेकेंड सिम्टम्स हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम हुआ, तो उस पीरियड में होता, नहीं तो बहुत लंबा समय तक गया आ गई ये डिजीज। एक्चुअली बॉडी पे फिजिकल रूप से हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, और साथ साथ तो जो हम लोगों का इंटरनल ऑर्गन होता है उसमें मान के चलिए अगर ये हो गया आपका, क्या हो गया उसमें आपको जो बताए थे हम आपका लहसुन हो गया, तो उस पे आदमी ध्यान नहीं दे पाता है, सोचता है कि यह तो बॉडी का पार्ट है, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन अगर जेनाइटल ऑर्गन में लहसुन हो गया तो निश्चित रूप से आप उसको चेकअप करवाइए डॉक्टर से, मतलब कि डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसको सिम्टम्स बताइए। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स बताएं, जिसमें मेन सिम्टम्स है कि बॉडी के जेनाइटल ऑर्गन पे लहसुन हो जाना, ब्लैक कलर का पीच हो जाना, धब्बा हो जाना। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है? वैसे ही रोकेंगे जैसे गोनोरिया को रोकते थे, वैसे ही रोकेंगे जैसे एड्स को रोकते थे, ठीक है। पहला चीज है कि मैटिंग के टाइम, मैटिंग मतलब पुरुष और स्त्री का मिलना, MATING, मैटिंग के टाइम मेल को या फीमेल दोनों कंडोम आता है, तो मेल को कंडोम अगर ये लेटेक्स वाला कंडोम हो, ठीक है, या रबर वाला जिसको कहते हैं वो उसका यूज करना चाहिए। कंडोम का यूज करने से आपको गोनोरिया डिजीज से भी बच सकते हैं, सिफिलिस से भी बच सकते हैं, समझे ना, और एड्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी बचा जा सकता है हद तक, अगर ब्लड का कांटेक्ट वगैरह सब नहीं हो तो कंडोम का यूज करना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। और कैसा? मोनोगेमस। मोनोगेमस क्या होता है? मोनोगेमी एक वर्ड पढ़ाया था आपको, गैमी में बताए थे शादी, गैमी मतलब क्या होता है? शादी। तो मोनोगेमी मतलब किसी एक व्यक्ति से शादी करना, एक आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाइए। सपोज दैट उसको जो डिजीज होगा तो उसी को होगा। अब 10 आदमी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो डिजीज क्या होगा? फैलेगा, बहुत जगह जो होगा। तो मोनोगेमस अपनाना चाहिए, यानी कि एक के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको अब्सटेन करना चाहिए। अब्सटेन मतलब परहेज करना चाहिए, समझे ना। परहेज मतलब क्या? एक से अधिक व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। तो इस डिजीज से ये सब चीज करके बचा जा सकता है। और मेल अगर कंडोम का यूज करते हैं तो इससे बचा जा सकता है। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में काउज्ड बाय वायरस, इसको हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ इसका जो है आपको पॉइंट बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा कौन कौन होता था? एड्स होता है, एड्स के बारे में डिटेल से बताया है आपको। इसके अलावा एड्स के बारे के बाद जो है आपको बताने वाले हैं कल की क्लास में आपका चलेगा हेपेटाइटिस बी, जो वायरस के द्वारा ही होता है। उसका हम लोग देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, थेरेपी क्या होता है और प्रिवेंशन क्या क्या होता है, ये देखेंगे हम लोग कल की क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।